ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है उसी की सीरीज में यहाँ पे आपका मॉडल पेपर नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मॉडल पेपर नंबर आपका 8 रहेगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो वो आपके 1 से लेके 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो देखो समझो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन कहता है। देखो समझो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब होता है कि जो आप सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। तो आपके जो सैटेलाइट होते हैं उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये कह रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर। देखो जो मल्टीपल रिपीटर होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आर नो एज। इसका मतलब देखो जो भी आपका सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, वो आपके मल्टीपल रिपीटर के द्वारा वहाँ पे क्या करता है, सिग्नल आपके ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिग्नल की बात करूँ तो सैटेलाइट के थ्रू देखो जो सैटेलाइट होता है उसको वो क्या होता है आपका, वो यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसमीटर यूज करता है और उनका जो नाम होता है उनको क्या कहते हैं, उनको नाम कहते हैं ट्रांसपोंडर। देखो वहाँ पे ट्रांसपोंडर होता है जिसका काम क्या होता है, देखो ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है, ट्रांसमिट करना। देखो क्या काम होता है, ट्रांसमिट करना। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, ये सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा जिस घरों में आपके डिश टीवी लग रहा है, ठीक है। तो डिश टीवी क्या है, आपके सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है और उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। उसकी सहायता से क्या देते हैं, आपको सर्विस देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो मल्टीपल रिपीटर लगे होते हैं उसका नाम होता है ट्रांसपोंडर। क्या होता है, ट्रांसपोंडर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू ए नंबर ऑफ स्टेशन इज नो। देखो ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा स्टेशन के पास जब आप एक साथ डेटा ट्रांसमिट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन डेटा। जब एक से ज़्यादा स्टेशन के पास अब जब कोई भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो सपोज करो कि हमने क्या किया है, यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस कंप्यूटर की सहायता, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर है, ठीक है। ये किस कोई भी एक सपोज करो यहाँ पे टोपोलॉजी के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। या फिर जो भी आप स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है। तो देखो जब एक कंप्यूटर जब मल्टीपल कंप्यूटर के पास जब आपका डेटा ट्रांसमिट करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर के पास जब डेटा ट्रांसमिट करोगे तो उस टेक्निक क्या कहते हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस साफ कह रहा है द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू ए नंबर ऑफ स्टेशन, एक से ज़्यादा स्टेशन पर डेटा को ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है, आपका ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद यहाँ पे समझो, देखो अगर मैं बाकी यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखो नेक्स्ट आता है आपका बैंडविड्थ। तो देखो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जो आपका चैनल होता है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये कंप्यूटर सारे कनेक्टेड है और यहाँ पे ये चैनल है, देखो ये आपका चैनल है। इस चैनल के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इस चैनल के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है जिसे हम कहते हैं शेयर्ड चैनल। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये शेयर्ड चैनल है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इसकी कैपेसिटी जो होगी उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ, कि चैनल कितना डेटा कैरी कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है। अच्छा अगला जैसे आता है अलोहा। तो देखो अलोहा क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, शेयर्ड चैनल में डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा उसको बताने इसमें अलोहा टेक्निक के द्वारा बताया जाता है। तो यहाँ पे आपके अलोहा की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, प्योर अलोहा। एक प्योर अलोहा होता है, एक कौन सा होता है, एक होता है स्लोटेड अलोहा। दो टाइप के अलोहा काम करते हैं, एक तो प्योर अलोहा, एक आपका दूसरा कौन सा होता है, स्लोटेड अलोहा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो। देखो इफ यूजर ए वांट टू सेंड, देखो यूजर ए वांट टू सेंड एन एनक्रिप्टेड मैसेज टू बी। देखो यहाँ पे आपका यूजर ए है, देखो समझो यहाँ पे एक यूजर ए है जो क्या करना, जो देखो ये डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है किसके पास, यूजर बी के पास। देखो यूजर बी के पास डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, वो डेटा किस टाइप का ट्रांसमिट करना चाहता है, एनक्रिप्टेड। डेटा किस टाइप का ट्रांसमिट करना चाहता है, एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मतलब कहते हैं कि यहाँ पे ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अच्छा उसके बाद समझो, देखो आगे कह रहा है द प्लेन टेक्स्ट इज एनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की ऑफ। देखो कह रहा है प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका देखो यूजर ए के पास यहाँ पे जो मैसेज होता है उसे हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो जो प्लेन टेक्स्ट हमारा होता है वो आपका कैसे एनक्रिप्ट किया जाएगा, तो देखो ये प्लेन टेक्स्ट किसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखना जो प्लेन टेक्स्ट जो एनक्रिप्ट होगा वो हमेशा किसकी पब्लिक की से होगा, बिग की पब्लिक की से। तो किसकी पब्लिक की से होगा, बिग की पब्लिक की से एनक्रिप्ट होगा और बाद में उसको क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, बी उसको क्या करेगा, अपनी स्वयं की, देखो बी क्या करेगा, सेल्फ की प्राइवेट की से उसको क्या करेगा, सेल्फ की प्राइवेट की से उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, उसको बाद में क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके बी की पब्लिक की से तो एनक्रिप्ट होगा, बाद में बी की प्राइवेट की से वो क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे देखो टू क्रिएट ए डाइजेस्ट।
टू क्रिएट ए डाइजेस्ट वी कैन यूज। देखो कह रहे हैं कि आपको डाइजेस्ट क्रिएट करना है। डाइजेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करना है। तो देखो मैसेज डाइजेस्ट होता है क्या, देखो समझो यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे कोई भी जो आपका डेटा होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो आपका मैसेज होता है, डेटा या फिर आपका जो मैसेज होता है, उस डेटा और मैसेज की इंटीग्रिटी को प्राप्त करने के लिए, देखो यहाँ पे समझो इंटीग्रिटी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, मैसेज डाइजेस्ट का यूज किया जाता है। अच्छा यहाँ पे होता है क्या मैसेज डाइजेस्ट, देखो समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आपका जो मैसेज होता है उसकी डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी आप एक फंक्शन लगाते हैं और जो फंक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं हैश फंक्शन। तो यहाँ पे हैश फंक्शन की सहायता से, देखो यहाँ पे आपके हैश फंक्शन लगाए जाते हैं और हैश फंक्शन की सहायता से एक मैसेज डाइजेस्ट वैल्यू प्राप्त की जाती है। और वो जो मैसेज डाइजेस्ट वैल्यू है वो रिसीवर और सेंडर दोनों कैलकुलेट करते हैं, और अगर दोनों के पास वो सेम पाई जाती है, इसका मतलब आपके डेटा में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो डेटा की इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट के द्वारा यहाँ पे आपके हैश फंक्शन से आपकी मैसेज डाइजेस्ट प्राप्त करते हैं, जो कि आपके डेटा की इंटीग्रिटी को प्राप्त करते हैं। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं एक क्रिटिकल सेगमेंट। देखो क्रिटिकल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, आपके जो क्रिटिकल सेगमेंट होता है, देखो क्रिटिकल सेगमेंट होता है क्या पहले समझो। देखो ओएस का यहाँ पे जो आपका ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ओएस का है, तो सबसे पहले समझो क्रिटिकल सेगमेंट क्या होता है। देखो क्रिटिकल सेगमेंट का मतलब होता है ऐसा एरिया, देखो ऐसा एरिया वेयर शेयर्ड डेटा और वेरिएबल आर प्लेस्ड। तो देखो यहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे शेयर्ड डेटा और वेरिएबल को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिटिकल सेगमेंट। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे वेयर शुड बी रन टू सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो विच अवॉइड डेडलॉक, ऐसा देखो विच अवॉइड डेडलॉक, ऐसा कुछ नहीं होता, डेडलॉक अवॉइड नहीं करता। देखो वेयर शेयर्ड रिसोर्स आर एक्सेस, देखो ध्यान रखना यहाँ पे कह रहे हैं कि शेयर्ड रिसोर्स आर एक्सेस, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकल सेगमेंट जो आपका होता है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपके शेयर्ड डेटा और रिसोर्स को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, जहाँ पे आपके किसको रखा जाता है, शेयर्ड रिसोर्स या डेटा को रखा जाता है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो कह रहा है कंकरेंट प्रोसेस आर प्रोसेस दैट। देखो कंकरेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई, कंकरेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे कह रहा है डू नॉट ओवरलैपिंग, नहीं देखो ओवरलैप का कंकरेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे टाइम के साथ, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं ओवरलैप इन टाइम, इसका मतलब है प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ओवरलैप करते हैं टाइम के साथ। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस को हम रन करवाते हैं ना, तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा प्रोसेस को रन करवाने की जो सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं टाइम के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को। ओके, तो वो क्या कहलाता है आपका कंकरेंट प्रोसेस। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस आपके रन होते हैं, तो यहाँ पे जो एक से ज्यादा प्रोसेस रन होने की जो आपकी टेक्निक्स होती हैं वो आपकी ओएस की टेक्निक्स है। लास्ट जो मेरी मैराथन क्लास हुई थी उसमें मैंने उसको डिटेल से अच्छे से बताया था, तो आप वो भी क्लास चेक कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसको डिटेल से और अच्छे से बता रखा है। देखो नेक्स्ट समझो ए सेट ऑफ टेक्निक, देखो ये बात कर रहे हैं ए सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम विच इज नॉट एंटायरली इन द मेमोरीज कोड। देखो समझो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखो मेमोरी का जिक्र कर रहा है, तो ध्यान रखना मेमोरी का मतलब यहाँ पे होता है रैम। देखो जब भी यहाँ पे मेमोरी का जिक्र करेगा हमेशा किसकी जिक्र करेगा, रैम का करेगा। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है ना उसकी साइज रैम की साइज से ज्यादा है, तब भी आप उस प्रोग्राम को रन करवा सकते हो, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पे जो टेक्निक काम आती है उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, देखो समझो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट ये कहता है कि वर्चुअल मेमोरी का जो आपका कंसेप्ट होता है वो आपका होता तो सेकेंडरी मेमोरी का है। देखो ध्यान रखना वर्चुअल मेमोरी हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। पार्ट किसका होती है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। और ये क्या करती है, ये भ्रम पैदा करती है प्रोग्रामर या यूजर को भ्रम पैदा करती है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है ना उसकी साइज आपकी ज़्यादा है। सपोज करो आपकी प्राइमरी मेमोरी जो रैम है उसकी साइज 4 GB है, 4 GB की रैम में आप 8 GB का प्रोग्राम को रन करवा सकते हो या 8 GB का गेम प्ले कर सकते हो। तो कैसे करते हो, वो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट है। अच्छा वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि यहाँ पे पेज को, जो आपके पेज होते हैं उनको ऑन डिमांड लाया जाता है। इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम के उस पोर्शन को यहाँ पे रैम में लाया जाता है जो कि रियल में रिक्वायर्ड है, जबकि रिक्वायर्ड है उसको रैम में लाया जाता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से उसको हार्ड डिस्क में दोबारा से प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे जो टेक्निक्स होती है पेज को लेके आना उसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग, कि आपको ऑन डिमांड पेज को लेके आना है। ठीक है, ऑन डिमांड पेज को लेके आना है। और ये कंसेप्ट कैसे करते हैं, ये वर्चुअल मेमोरी के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान रखना वर्चुअल मेमोरी पार्ट हमेशा किसका रहेगी, हमेशा सेकेंडरी मेमोरी पार्ट रहेगी, लेकिन ये भ्रम क्या करती है कि आपकी रैम की साइज ज्यादा है। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे
ये कह रहा है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। देखो डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन की बात करूं तो डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है भाई? आपकी होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट और नो प्रिम्पशन। ये आपकी 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं। अगर ये चारों नेसेसरी कंडीशन अगर आपके प्रेजेंट होती हैं तो आप 100% ये कह सकते हो कि डेडलॉक प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे नो प्रिम्पशन, बिल्कुल सही बात है, नो प्रिम्पशन आपकी। फिर कह रहा है सर्कुलर वेट, बिल्कुल सही बात है, दूसरी कंडीशन। फिर कह रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बिल्कुल सही बात है, तीसरी कंडीशन। फिर कह रहा है पार्टीशन एलोकेशन। तो इसका मतलब देखो पार्टीशन एलोकेशन का मतलब यहाँ पे है कि आप जो भी आपका कोई जैसे जो भी आपका कोई रिसोर्स है उसको आप पार्टीशन, देखो पार्टीशन एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पार्टीशन एलोकेशन। तो इसका मतलब है कि दोनों आपके दोनों ए और बी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो आपके अगर जनरली बात करें कि आपके नेसेसरी कंडीशन क्या होती है डेडलॉक की, तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आपके होल्ड एंड वेट, उसके बाद आपके नो प्रिम्पशन और आपके सर्कुलर वेट। ये 4 टाइप की आप कंडीशन क्या होती है? आपके डेडलॉक की कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब भी आपसे डेडलॉक कंडीशन के बारे में पूछे तो उसके साथ में आपके डेडलॉक को दूर करने के लिए टेक्निक्स होती है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में क्या होती है? बैंकर एल्गोरिथम अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, बिफोर प्रोसीडिंग विद इट्स एग्जीक्यूशन ईच प्रोसेस मस्ट एक्वायर ऑल द रिसोर्स। देखो कह रहा है कि आपके मतलब कोई भी प्रोसीडिंग करने से पहले, इसका मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन करने से पहले आपके जो प्रोसेस है वो क्या करते हैं? सारे के सारे रिसोर्स को एक्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक प्रोसेस है, वो क्या कर रहा है? सभी रिसोर्स को, देखो जितने रिसोर्स उसको नीड है उतने सारे रिसोर्स को एक्वायर कर रहा है। अच्छा कह रहा है एक्वायर ऑल द रिसोर्स इट नीड इज कोल्ड। देखो ये कह रहा है सारे के सारे रिसोर्स को क्या एक्वायर कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसका कहते हैं होल्ड एंड वेट। उस कंडीशन क्या कहते हैं? होल्ड एंड वेट। कि यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सारे के सारे रिसोर्स को होल्ड करके बैठे हैं। इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट होने से पहले सारे रिसोर्स को सारे रिसोर्स को होल्ड कर बैठेगा, तो क्या कहलाएगी? आपकी होल्ड एंड वेट कहलाएगी। देखो समझो यहाँ पे, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखो आपका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो होता क्या है? देखो समझो एक बार, अगर मैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करूं तो आपके जो प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसको सेव करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को सेव करने के लिए जो प्लेस होता है उसे कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं? देखो प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो प्रोसेस आईडी हो गई भाई, प्रोग्राम काउंटर हो गया, प्रोसेस स्टेट होगी, जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल होगी, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस होगी। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रोसेस के क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट सेव कहाँ पे किए जाते हैं? जो आपके प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो पीसीबी में तो स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा पीसीबी कहाँ पे रहता है? तो आपका ये कह रहे हैं तो ऑल द रनिंग रिसाइड इन विच द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि आपका जो पीसीबी है वो कहाँ पे रहता है? उदाहरण का पीसीबी हमेशा आपका किसका पार्ट होता है? रैम का पार्ट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल की क्लास में, मैराथन क्लास में मैंने इस कंसेप्ट बताया था कि पीसीबी क्या होता है, कैसे आपके यहाँ पे पीसीबी को रैम में रखा जाता है। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डीएफडी स्टैंड फॉर। देखो बहुत जी क्वेश्चन है, डीएफडी स्टैंड फॉर। तो डीएफडी मतलब क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी मतलब क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पे अगर डीएफडी की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल की डीएफडी होती है। जैसे लेवल 0 डीएफडी होती है, ठीक है। लेवल 0 डीएफडी क्या कहते हैं हम? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। देखो इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद आपकी लेवल 1 डीएफडी होती है, ठीक है। लेवल 1 डीएफडी होगी, लेवल 2 डीएफडी होगी, लेवल 2 डीएफडी होगी। तो ये आपका डीएफडी होता है, जो कि आपका जो डीएफडी है वो आपका टूल किसका है? ये आपके सिस्टम के एनालिसिस का टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिस्टम का एनालिसिस का टूल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन। देखो आपका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका मतलब है कि उप्स के कंसेप्ट से, देखो समझो कि उप्स के कंसेप्ट से देखो उप्स के कंसेप्ट से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उप्स के कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे आपके डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। अब जब उप्स के कंसेप्ट से सिस्टम को डिजाइन किया जाता है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस का क्या काम होता है? देखो इनहेरिटेंस क्या होता है? तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है वो क्या होता है? आपका रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस किसको दर्शाते हैं? रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इनहेरिटेंस जो आपके उप्स के कंसेप्ट से आपके सिस्टम की डिजाइनिंग की जाती है वहाँ पे इनहेरिटेंस किसको दर्शाता है? यहाँ पे रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो कह रहा है वेरिफिकेशन। अब देखो समझो वेरिफिकेशन क्या होता है भाई। यहाँ पे आपके दो यहाँ पे टर्म्स यूज होते हैं। एक तो होता है वैलिडेशन, एक तो क्या होता है? वैलिडेशन। देखो एक तो होता है वैलिडेशन और दूसरा होता है वेरिफिकेशन। दूसरा क्या होता है? वेरिफिकेशन। अब देखो वैलिडेशन का मतलब तो ये होता है कि यहाँ पे यूजर की एक्सपेक्टेशन, देखो हमारा जो यूजर होता है
उसकी एक्सपेक्टेशन, देखो यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चेक करना तो क्या कहलाता है? वैलिडेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, देखो जो आपने स्पेसिफिकेशन है इसका मतलब जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने ऑलरेडी जो डिसाइड किया है कि आपको क्या सिस्टम डेवलप करना है, स्पेसिफिकेशन के रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन की नीड के अकॉर्डिंग जब हम सिस्टम को चेक करते हैं तो उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो समझो, चेकिंग द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देखो कस्टमर एक्सपेक्टेशन से चेक करोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वैलिडेशन। अगर कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेक करोगे तो वैलिडेशन कहलाएगा। ये पूछ रहा है वेरिफिकेशन। चेकिंग द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन, देखो ध्यान रखना स्पेसिफिकेशन, सही बात है कि सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है उसके संदर्भ में अगर जो किसी प्रोडक्ट को आप चेक करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है वेरिफिकेशन। क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन। तो बी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट स्टेप इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसका मतलब होता है कि आपका जो एसडीएलसी होता है, जो आपका एसडीएलसी होता है उसकी फर्स्ट स्टेप के बारे में पूछा है। डेटाबेस डिजाइन, ग्राफ यूजर इंटरफेस, सिस्टम डिजाइन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। सही बात है, सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और क्या करते हो? एनालिसिस करते हो। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, तो आपकी जो होती है ना प्लानिंग होती है ना, तो प्लानिंग में क्या होती है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। ओके, देखो ये कह रहा है सिस्टम स्पेसिफिकेशन आर यूज टू। देखो सिस्टम स्पेसिफिकेशन किसके लिए यूज किया जाता है? देखो कोई भी जो सिस्टम है उसे क्या करना है? हमें डेवलप करना है। इसका मतलब उसे इंप्लीमेंट करना है, उससे पहले उसका स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाता है कि भी किस टाइप का ये डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, सिस्टम की एक्यूरेट पिक्चर का पता लगाया जाता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन द्वारा। बिल्कुल सही बात है। डिस्क्राइब सिस्टम फ्लो, बिल्कुल सही बात है, सिस्टम का जो फ्लो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। अगला कह रहा है अवॉइड एम्बिग्यूटी, किसी टाइप की कोई एम्बिग्यूटी ना आए। इसका मतलब है कोई भी किसी टाइप की कोई जो सिस्टम है उसके दो वर्ड ना निकले। ठीक है, एम्बिग्यूटी मतलब होता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी एम्बिग्यूटी है सबको अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो आपका सिस्टम को, देखो सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो सबको इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया इन द डेटा ट्रांसफर। ये कह रहा है डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीडिया कौन है? कोएक्सियल केबल, अनट्विस्टेड पेयर केबल, टेलीफोन लाइन या ऑप्टिकल फाइबर। तो बिल्कुल सही बात है, जो आपकी फाइबर ऑप्टिकल होती है वो सबसे फास्ट है। आपको पता है सबसे फास्ट इसमें कौन सी होती है? फाइबर ऑप्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फाइबर ऑप्टिकल। देखो टूल दैट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा, ये कह रहा है टूल जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफर डेटा एंड फाइल अमंग द कंप्यूटर इन द इंटरनेट। तो किसका होता है? एफटीपी। एफटीपी मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका जो टूल होता है वो क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो कह रहा है सीडीएमए। सीडीएमए मतलब क्या होता है? कोड डिवीजन। देखो ध्यान रखना, कोड डिवीजन। सीडीएमए मतलब क्या होता है? कोड डिवीजन। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीडीएमए जो टेक्निक होती है आपकी, सीडीएमए टेक्निक होती है, ये आपकी क्या होती है? पहले के समय में यूज होने वाली एक टेक्निक्स है जिसके द्वारा क्या करते हैं? जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे क्या होते हैं? सारे के सारे जो आपका डेटा है उनको कोड्स के थ्रू, प्रत्येक डेटा को यहाँ पे डिफरेंट कोड यूनिट देके और आपके चैनल में ट्रांसमिट किया जाता था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सीडीएमए टेक्नोलॉजी ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पे। ये कह रहा है कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड पे ऑपरेट होती है। तो अगर सीडीएमए की बात करूं तो ध्यान रखना आपकी सीडीएमए किस पे ऑपरेट होती है? 1.9 गीगाहर्ट्ज। इसको मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे क्या होता है? अल्ट्रा हाई। देखो यहाँ पे क्या होता है आपका? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे आपकी रन होती है। ओके, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एंटिटी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप टाइप इन द डीबीएमएस। देखो कह रहा है कि आपकी जो कोई भी एंटिटी होती है, यहाँ पे मैं सपोज करूँ, यहाँ पे मैं एंटिटी E1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है E1 की जो एंटिटी है वो टोटल कितने पार्टिसिपेशन है उसको बताने के लिए यहाँ पे क्या होता है? देखो इसको बताने के लिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैं दो एंटिटी ले रहा हूँ E1 और E2। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एंटिटी टाइप, कि आपकी जो एंटिटी टाइप है वो कितना पार्टिसिपेशन करती है उसको बताने के लिए किसके थ्रू बताते हैं? किसके थ्रू बताते हैं? वो यहाँ पे डिग्री के थ्रू। क्या होती है आपकी? डिग्री। तो आपकी डिग्री होती है ना, टोटल पार्टिसिपेशन कितना कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे बताते हैं? आपकी एंटिटी का पार्टिसिपेशन किससे बताते हैं? डिग्री के थ्रू बताते हैं। ओके, डिग्री के थ्रू बताते थे। अच्छा देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन। देखो यहाँ पे एसक्यूएल फंक्शन का जिक्र कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ए लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। देखो लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन इसका मतलब है कि आपकी लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं
एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इफ द वैल्यू इज मैच्ड, और उसके बाद रिजल्ट रिटर्न करता है अगर कोई वैल्यू मैच होती है। तो देखो समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो आपका एक यहाँ पे एसक्यूएल का जो फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डिकोड। देखो यहाँ पे एक ध्यान रखो, एक डिकोड फंक्शन का यूज किया जाता है। तो डिकोड फंक्शन क्या करता है, डिकोड आपके प्रोसीजर, देखो आपके एसक्यूएल में प्रोसीजर को फॉलो करता है, प्रोसीजर को यूज करता है। अच्छा प्रोसीजर में क्या होगा, यहाँ पे प्रोसीजर में यूज करेगा इफ देन, देखो प्रोसीजर में यूज करेगा इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, ये आपके प्रोसीजर को यूज करेगा। तो यहाँ पे इफ देन एल्स के थ्रू यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। और स्टेट देखो जो डिकोड जो फंक्शन होता है वो आपका प्रोसीजर लैंग्वेज, इसका मतलब है एसक्यूएल के साथ प्रोसीजर को यूज करता है। और प्रोसीजर कैसे, जैसे इफ देन एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिखता है, एक्सप्रेशन लिखता है, और वो कहता है रिजल्ट को रिटर्न करता है जब कोई भी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच होती है, ट्रू होती है, उसके बेस पे क्या होता है, रिजल्ट रिटर्न करता है। तो फंक्शन कौन सा होता है आपका, डिकोड फंक्शन होता है। तो आप ध्यान रखें डिकोड फंक्शन होता है। देखो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन कैन बी यूज टू एनकोड। देखो आपका नोटेशन वो एनकोड की बात कर रहा है, एनकोड स्ट्रिंग इन एक्सएमएल, जो एक्सएमएल की जो स्ट्रिंग है उसको एनकोड करने के लिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो आपके एनकोड करता है, जो भी मतलब एक्सएमएल के अंदर आपके स्ट्रिंग को एनकोड करने के लिए यहाँ पे किस एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, तो किस टैग का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक टैग होता है एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना जब भी अगर मैं एक्सएमएल की बात करूँ, देखो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज में एक्सएमएल की बात करूँ और वहाँ पे आपके स्ट्रिंग को, देखो स्ट्रिंग को यहाँ पे कंटेंट करना है, तो यहाँ पे जो आपका टैग होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है विच एएसपी डेवलपमेंट मॉडल इज सक्सेसर टू क्लासिक एएसपी। ठीक है, देखो एक्टिव सर्वर पेज, एस मतलब एक्टिव सर्वर पेज। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो एएसपी डेवलपमेंट मॉडल होता है वो क्या होता है, सक्सेसर टू क्लासिकल एएसपी। तो क्लासिकल एएसपी के लिए क्या होता है आपका ASP.NET, क्या होता है आपका भाई, आपकी जो ASP.NET होती है वो तो आपके डेवलप करती है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा, ASP.NET। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जावास्क्रिप्ट होता है क्या आपके, कि यहाँ पे जो HTML का जो टैग HTML जो कोड होता है उसको डायनेमिक बिहेवियर के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू सेंड कर रहा है, और वैल्यू में देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या डाल रहा है, ध्यान रखो सबसे पहले यहाँ पे क्या डाल रहा है, ये आपकी स्ट्रिंग है। देखो सबसे पहले आपकी स्ट्रिंग डाल रहा है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्केनेट कर रहा है नंबर को। तो ध्यान रखना स्ट्रिंग के बाद अगर किसी भी नंबर को यहाँ पे कॉन्केनेट किया जाता है तो डायरेक्टली वो नंबर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। डायरेक्टली जो नंबर है वो अटैच हो जाएंगे, कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। देखो अगर ये इससे पहले लिखा होता, ध्यान रखना इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग पहले उसके बाद में यहाँ पे नंबर को ऐड किया गया, तो ये एज टू एज डायरेक्टली कॉन्केनेट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा, डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और अगर ये पहले होता 16 + 4 पहले होता है, उसके बाद स्ट्रिंग आती तो पहले दोनों ऐड हो जाते। अगर इससे पहले होता तो क्या हो जाता, ऐड हो जाता, लेकिन बाद में तो डायरेक्टली कॉन्केनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए कलेक्टिव आउटकम ऑफ। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो किसी व्यक्ति का विकास सामूहिक परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज कलेक्टिव आउटकम। किसका कलेक्टिव आउटकम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। देखो आपके क्या होता है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। इसका मतलब है कि आपका जैसे देखो किसी भी पर्सन का जो विकास होता है बेसिकली, तो यहाँ पे कह रहे हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आउटकम। ये किसके अंदर आता है, तो आपके मैच्योरिटी और लर्निंग के अंदर आता है। भाई कितना वो मैच्योर है और कितने वो लर्निंग, क्या लर्न किया उसने। ठीक है, ये कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग इज सेड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज इंक्लूड। देखो कह रहे हैं कि आपकी जो भी, देखो आपने ये यहाँ पे समझो, देखो पठन पर चिंतन तभी पूर्ण कहा जाता है जब उसमें शामिल होता है। इसका मतलब आपने कुछ भी पढ़ा, ठीक है, उसके ऊपर आपने कुछ चिंतन किया, वो कब माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपने उसको दोबारा से रिवाइज किया। भाई आपने कुछ पढ़ लिया, जब मेरे द्वारा कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने उस पर मनन नहीं किया, आपने उस पर चिंतन नहीं किया, तो वो क्या इफेक्टिव है, क्या नहीं इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, पाठ को दोबारा से लिखना, आपका जो भी पाठ है उसको दोबारा से लिखना, रीराइट करोगे, उसको दोबारा से लिखोगे, उसको दोबारा से रीराइट करोगे। तो दोबारा से रीराइट करने का मतलब है कि आप उसको दोबारा से आपने रीराइट किया है, तो इसका मतलब है कि अब उसको हम कंप्लीट मान लेंगे। आपने कह रहा, देखो कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग, तो आपके रीडिंग का जो आपके रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग इज सेड टू बी कंप्लीट। कब कंप्लीट माना जाएगा, जब हम क्या करेंगे, जब उसको रीराइट द टेक्स्ट। ठीक है, तो उसको रीराइट करेंगे, उसको कंप्लीट माना जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो मॉडल पेपर का जो आपका सॉल्यूशन है, उसके साथ में मेरे द्वारा यहाँ पे जो मैराथन क्लास के रूप में जो कंसेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है, तो वो भी आप डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो वो क्लास भी आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसका भी आप पक्का से आप लाइव जुड़ के उस क्लास को देखिए, और साथ में बाद में आपको रिकॉर्डेड मिलती हो क्लास, तो डेफिनेटली वहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं।
तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू सो मच।